हेलो फ्रेंड्स। 29 नवंबर के ब्यूरोक्रेट्स.इन के करंट बाइट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग द हिंदू में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं उन पर चर्चा करेंगे। हालांकि बीच बीच में जो भी न्यूज मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होगी वो कोई कथन होगा या फिर कोई भी ऐसी बात होगी या विचार होगा जो मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट होगा, तो आपको उससे अवगत करा दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहली न्यूज पे। पहली न्यूज संघाई कॉरपोरेशन संगठन के सम्मेलन से संबंधित है। पहली बार भारत इस संगठन के जो सम्मेलन है उसकी मेजबानी करने जा रहा है और सम्मेलन की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू करेंगे। एम वेंकैया नायडू क्यों करेंगे? एम वेंकैया नायडू इसलिए करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन में जाने से इनकार कर दिया है। वो वाराणसी गए हुए हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो एम वेंकैया नायडू इसकी अध्यक्षता करेंगे। पिछली बार भी प्रधानमंत्री नहीं गए थे और उनकी जगह पर जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से जुड़े मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, वह इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। इस बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी इस सम्मेलन में नहीं आ रहे हैं। हाँ, इस तुर्कमेनिस्तान देश को इस सम्मेलन में विशेष अतिथि के तौर पे शामिल किया गया है और जो भारत है वह 2017 में पाकिस्तान के साथ पूर्ण सदस्य बना था। जो सम्मेलन कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान में हुआ था। तो कजाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? नूर सुल्तान है। ठीक, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे हमारा एक मैप इंतज़ार कर रहा है पूरा। तो इसके मेंबर स्टेट्स हम लोग देख लेते हैं। मेंबर स्टेट्स कौन कौन से हैं? चाइना है, क्योंकि संघाई में इसका कॉरपोरेशन का संगठन है, जो मुख्यालय है वो संघाई में है, तो चाइना इसका प्रमुख मेंबर है। चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, इसके 8 मेंबर हैं। ठीक है, तो इसके 8 मेंबर हैं, जिनमें से जो नीचे के जो 3 मेंबर हैं वह स्टार्टिंग में जो पहले ये संघाई 5 के नाम से थी, तो उसमें चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और ताजिकिस्तान शामिल थे। उसमें उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान सम्मिलित नहीं थे। उज्बेकिस्तान भारत के पहले शामिल हुआ और भारत और पाकिस्तान 2017 में कजाकिस्तान में नूर सुल्तान में हुआ जो सम्मेलन था उसमें पहले ये ऑब्जर्वर स्टेट थे, उसमें यह पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए पहली बार। ठीक, अभी ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा अफ़गानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया को प्राप्त है। अब ये तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं कि डायलॉग फोरम, गेस्ट अटेंडेड, तो ये इससे हम लोगों को मतलब नहीं है, हम लोगों को मतलब है मैप से। तो हम लोग मैप देख लेते हैं। मैप हालांकि काफ़ी विवादित है। ये है भारत, ये पाकिस्तान, ये चाइना, ये आपका यहाँ पे ये आपका रसिया है, यहाँ पे ये कौन सा देश है इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ये शायद कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान के बाद यहाँ पे ये किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे देश यहाँ पे अवस्थित हैं। तो ये जो 8 देश हैं इनके बारे में आप लोगों को याद रखना है कि संघाई 5 में कौन था, संघाई 5 में कौन नहीं था। यूपीएससी पूछ सकती है कि निम्नलिखित में से कौन से देश संघाई 5 का हिस्सा नहीं थे। वह ऑप्शन दे देगा चाइना, कजाकिस्तान, इंडिया, उज्बेकिस्तान। तो आपको 1 2 या 3 4 या 1 4 या फिर 1 3 दे देगा ऑप्शन, और आपको उसमें से एलिमिनेट करना होगा किसको? इंडिया और उज्बेकिस्तान को। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे अगली न्यूज पे। अगली न्यूज सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। तो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट केरल में चालू किया गया एक सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है। सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, यह सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है जो तिरुवनंतपुरम से कासरगोड के बीच चलेगी। अब इसमें प्रमुख स्टेशन कौन कौन से हैं जो आप लोग ट्रेंड पीसीएस में देख रहे हैं, उस हिसाब से वह कभी कभी
जो प्रमुख स्टेशन होते थे उनके बारे में भी पूछ लेते हैं। तो कोल्लम, चिंगनूर, कोट्टयम, एर्नाकुलम, थ्रिसूर, तिरूर, कोझिकोड, कन्नूर, ये प्रमुख जो स्टेशन हैं उनसे होके यह सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट की जो सेमी हाई स्पीड रेल है वह गुजरेगी। और यह प्रोजेक्ट भारतीय रेलवे और केरल सरकार का संयुक्त उद्यम है। ठीक, तो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या है। तो यह केरल में चलने वाली एक हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है। और दूसरा क्वेश्चन अगर पीसीएस में बन सकता है तो पीसीएस में यह बन सकता है कि जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है वह किन लोगों का संयुक्त उद्यम है या फिर किस सरकार की पहल है। तो केरल सरकार की पहल है। यह किन किन क्षेत्रों, जो केरल के किन किन जिलों या फिर किन किन शहरों के बीच में चलती है, तो वह तिरुवनंतपुरम से कासरगोड के बीच चलेगी। ठीक है, ये चीज़ें हम लोगों को याद रखनी है। अब ये इसका नीचे कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स आ गया, समान सुरक्षा खतरे। हाल ही में भारत, श्रीलंका, मालदीव ने एक त्रिपक्षीय वार्ता में कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स की चर्चा की। अब ये कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स पूछा जा सकता है यूपीएससी में कि हाल ही में समाचार पत्रों में रहे कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या हैं। कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या हैं? तो हो सकता है उसमें आप लोगों को यह ऑप्शन दे दिया जाए कि हाल ही में एक नया वायरस, या फिर हाल ही में किसी देश के द्वारा किसी देश पर किया गया कोई हमला, या फिर पूछा जा सकता है कि चौथी एनएसए स्तरीय त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग मीटिंग में भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच हुई एक वार्ता। ठीक, और सीधे सीधे ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रहे कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जैसे आपने देखा होगा कि 2018 या 18 में एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से नई दिल्ली घोषणा पत्र किससे संबंधित है, या फिर उसके पहले बीजिंग घोषणा पत्र आया था जो एससीओ से संबंधित था। तो इसमें पूछा जा सकता है कि हाल ही में कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स किस संगठन से संबंधित है। तो चौथी एनएसए स्तरीय त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग मीटिंग से, UNFCCC से, या फिर IPCC से, या फिर कोई भी वो संगठन का नाम दे देंगे। एससीओ का नाम दे दिया उन लोगों ने, मान लो कि कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स एससीओ से संबंधित है, तो वह ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है। भारत की तरफ से पीसीएस में पूछा जा सकता है कि भारत की तरफ से चौथी एनएसए स्तरीय त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग मीटिंग में किसने भाग लिया। तो अजीत डोभाल ने भाग लिया था। अगर उसमें 3 ऑप्शन आएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या फिर सुरेश प्रभु, तीनों ऑप्शन गलत होंगे और नीचे ऑप्शन दिया होगा कि निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो आप लोगों को निम्नलिखित में से कोई नहीं को मार्क करके आना है। और दूसरा क्वेश्चन इससे बन सकता है कि यह बैठक कहाँ हुई, जो चौथी एनएसए स्तरीय त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग मीटिंग हुई वह कहाँ पे हुई। तो कोलंबो में हुई। अब ऐसी जो पहली बैठक थी वह मालदीव में हुई थी, पहली बैठक। जैसे कि यूपीएससी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि उसने एक बार ब्रिक्स पे बनाया था क्वेश्चन। ब्रिक्स पे जब उसने क्वेश्चन फ्रेम किया था तो उसने न केवल वर्तमान में ब्रिक्स की मीटिंग कहाँ हुई इसका जिक्र किया था, साथ ही साथ ये भी पूछा था, ये भी उसमें एक कथन दिया था कि ब्रिक्स की पहली बैठक या फिर पहली मीटिंग यहाँ पे हुई थी, डरबन में हुई थी, या फिर कोई भी उसने स्टेटमेंट बनाया था। वो सही या गलत आप लोग जाने क्या था उसका, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि चौथी एनएसए स्तरीय त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग मीटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। इसकी पहली मीटिंग मालदीव में हुई थी, इसकी पहली बैठक मालदीव में 2011 में हुई थी। भारत ने अभी तक इसकी किसी भी बैठक की मेज़बानी नहीं की है। और तीसरा कथन आए कि हाल ही में कोलंबो में चौथी एनएसए स्तरीय त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग मीटिंग हुई। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि हाँ, मालदीव में इसकी पहली बैठक हुई, दूसरी बैठक श्रीलंका में हुई। यह श्रीलंका में होने वाली दूसरी बैठक थी, मतलब चौथी बैठक थी, अपने आप में श्रीलंका में दूसरी बैठक थी। और 2014 में भारत में तीसरी बैठक हुई। यानी भारत में इसकी मीटिंग एक बार 2014 में हो चुकी है और 2020 में पुनः श्रीलंका में दूसरी बार इसकी चौथी बैठक हुई। ठीक।
ठीक, दूसरी बैठक भी श्रीलंका में हुई थी और चौथी बैठक भी श्रीलंका में हुई थी। ये आप लोगों को याद रखना है। अब ये क्या काम करता है, तो जो NSA है वह त्रिपक्षीय बैठक ने हिंद महासागर के देशों के बीच सहयोग के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में कार्य किया है। जो हिंद महासागर के जो देश हैं, इंडियन ओशन रीजन के जो क्षेत्र हैं, जो देश हैं, उनके लिए आपस में सहयोग वार्ता के रूप में या फिर सहयोगी संगठन के रूप में यह काम करता है। और इसमें यह होता है कि जो मेजबान देश होता है वह किन्हीं 2 देशों को आमंत्रित करता है अपने यहाँ पे और उनके साथ वार्ता करता है। जैसे कि भारत ने 2013 में मॉरिशस और सेशल्स को अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया था, और 2020 में जब श्रीलंका में यह बैठक हुई है तो भारत और मालदीव को अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया गया है, और अजीत डोभाल ने इस बैठक में भारत की तरफ से हिस्सा लिया है। अब अगली जो खबर है वह है RIS व CII का फ्यूचर रोड मैप फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी पर वेबिनार। हाल ही में एक वेबिनार आयोजित हुआ। वेबिनार बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहाँ पे सुरेश प्रभु जो G20 और G7 में भारत के शेरपा हैं या फिर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने यहाँ पे एक भाग लिया और यहाँ पे एक भाषण दिया, जिस कारण यह जो वेबिनार है वो चर्चा में रहा। और अब अगर ये कहें कि ये वेबिनार बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग कहेंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि IRS एक हफ्ते में न जाने कितने वेबिनार आयोजित करवाता रहता है। अगर आप सब पढ़ने बैठेंगे तो आपका सिलेबस भी ख़त्म नहीं होगा, वेबिनार ही एक अलग सिलेबस के रूप में सम्मिलित कर दिया जाएगा। तो इसलिए वेबिनार पे ध्यान न देते हुए हम लोग इस पे ध्यान देते हैं कि RIS क्या है आखिर। ठीक, तो यह विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली है, विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली का हिस्सा है। ठीक, यह नई दिल्ली में स्थित एक स्वायत्त नीति अनुसंधान संस्थान है। ठीक, जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास, व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दों में माहिर है। ठीक, यह इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना है इसका लक्ष्य, और विकासशील देश इसकी जो नीतियां हैं उनके केंद्र में रहता है। उनका आर्थिक विकास, व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी सभी जो संबंधित मुद्दे होते हैं उन सब मुद्दों में काम करता है ये। ठीक, अब आप लोग कहेंगे कि यह प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करता है, तो क्या इन्वायरमेंट के क्षेत्र में भी काम करता है? हो सकता है इन्वायरमेंट का अगर कोई ऐसा मुद्दा जो प्रौद्योगिकी से संबंधित हो तो उसके क्षेत्र में भी यह काम कर सकता है। बस जो केंद्र में होने चाहिए वो विकासशील देश होने चाहिए। ठीक, अब ये दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, और जो थिंक टैंक होते हैं उनके गहन नेटवर्क के माध्यम से RIS अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों और विकास के साझेदारी कैनवास पर नीतिगत मजबूती को मजबूत करने की कोशिश करता है। बस कहानी है जो आप लोग पढ़ लेंगे। CII, तो CII की स्थापना 1895 में हुई थी। यह एक गैर सरकारी लाभ रहित उद्योग आधारित उद्योग प्रबंधित संगठन है। इसमें यह कथन इम्पोर्टेंट है कि यह उद्योग आधारित और उद्योग प्रबंधित संगठन है। ठीक, इस कथन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहीं पे आपको UPSC घुमा सकती है। ठीक, भारतीय उद्योग परिसंघ सलाहकार और परामर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से भारत विकासशील उद्योगों, सरकार और नागरिक समाज के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाए रखने के लिए काम करता है। पहले तो वह अनुकूल वातावरण बनाएगा, उसके बाद जो अनुकूल वातावरण बन चुका है उसको सस्टेन करने का काम करेगा। ठीक, इसकी स्थापना 1895 में हुई थी, भारतीय उद्योग परिसंघ, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। अब चर्चा में है IIP और NSO हाल ही में जारी हुए। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों मैंने इसको अपने टॉपिक में रखा, क्योंकि हाल ही में जारी हुए आर्थिक आंकड़े और GDP का संकुचन हुआ है, तो उस वजह से IIP और NSO दोनों की चर्चा की जा रही है। क्योंकि NSO आर्थिक आंकड़े जारी करता है और IIP के आधार पर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका जो डेटा है वह जारी किया गया है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक इंडेक्स है जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न उद्योग समूहों की एक निर्धारित समय अवधि में विकास दर दिखाता है। तो वही विकास दर इसने दिखाई, और विकास दर में
लोगों का अनुमान है कि जो विकास दर दिखाई जा रही है वो एक तरह से विवादित विकास दर है, उसका गलत आंकड़ा पेश किया जा रहा है। तो इस वजह से ये विवादों में है। हालांकि हम लोगों को विवादों से एकदम वास्ता नहीं है, हम लोगों का सीधा सीधा वास्ता कॉन्सेप्ट से है। तो कॉन्सेप्ट का समझिए कि आईआईपी क्या है। आईआईपी मतलब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एक इंडेक्स है जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न उद्योग समूहों की एक निर्धारित समयावधि में विकास दर दिखाता है। अब इसमें कितने उद्योग शामिल हैं? इसमें कोर इंडस्ट्री 8 इंडस्ट्रीज शामिल हैं, जिनका विवरण हम लोगों ने नीचे दिया हुआ है, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। 8 उद्योगों का विवरण है जो 40% अपना जो वेटेज है उनका 40% है। और 8 उद्योग कौन कौन से हैं? तो 8 उद्योग हम लोग अभी नीचे देखेंगे। अभी फ़िलहाल आईआईपी का इतिहास देख लेते हैं। जो आईआईपी है वह इसकी जो स्थापना हुई है या फिर जो आईआईपी को निकालने का पहला प्रक्रम था वह 1937 में आर्थिक सलाहकार के कार्यालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है, जो उसने 1937 को आधार वर्ष लेकर आईआईपी जारी करने का पहला प्रयास किया था। और इसमें 15 महत्वपूर्ण उद्योगों को शामिल किया गया था। अभी वर्तमान में कितने उद्योग हैं? 8 कोर इंडस्ट्रीज शामिल की गई हैं। ठीक, इसके बाद यह चयनित उद्योगों के कुल उत्पादन का 90% से अधिक लेखांकन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका क्या मतलब है कि 90% से अधिक लेखांकन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है? मतलब एक इंडस्ट्री जितना प्रोडक्शन करती है उतना कम से कम उसका 90% प्रोडक्शन ये लोग काउंट करते हैं, उसके हिसाब से ही इंडेक्स को बनाते हैं। कोई भी इंडेक्स बनाया जाता है वो किन्हीं आधारों पे बेस्ड होता है। जैसे आपकी क्लास में परफॉर्मेंस देखी जाए तो आपकी क्लास में परफॉर्मेंस देखी जाती है, चरित्र प्रमाण पत्र दिया जाता है, कुछ भी दिया जाता है तो उसका एक आधार होता है कि व्यक्ति की 7 दिन की जो गतिविधि है स्कूल में वह कैसी है। उस आधार पे आपका जो कुछ भी बनाया जाता है, अगर आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनाया जाता है तो उन आधारों को अपने पैमाने पे खरा उतरना होता है आपको। ठीक, तो उसी तरह से हर चीज़ का एक पैमाना होता है। अब इसका पैमाना क्या है कि चयनित उद्योगों के कुल उत्पादन का 90% ये लोग लेखांकित करेंगे। यानी कोई भी उद्योग कितना प्रोडक्शन कर रहा है उसका जब 90% प्रोडक्शन, लगभग ये 90% प्रोडक्शन की जो सीमा है, जब यह क्रॉस कर ली जाएगी तब यह मानेंगे कि हाँ हम लोगों ने उस उद्योग का आंकड़ा अच्छी तरह से लिया है। क्योंकि अगर जब तक एक बृहद आंकड़ा ये लोग नहीं लेंगे तब तक जो इंडेक्स है उसके जो आंकड़े हैं और जो वास्तविक आंकड़े हैं उनमें एक बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। तो इसलिए 90% लेखांकन आंकड़े इसमें लिए जाते हैं। अखिल भारतीय आईआईपी को 1950 से एक मासिक श्रृंखला के रूप में जारी किया जा रहा है। अब मासिक श्रृंखला के रूप में जारी किया जाता है तो उसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है सीएसओ, जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, वह इसको जारी करता है। ठीक, अब 1951 से ही सीएसओ के पास इसके संकलन प्रकाशन की जिम्मेदारी निहित है। वर्तमान में इसका आधार वर्ष क्या है? वर्तमान में इसका आधार वर्ष 2011-12 है। विभिन्न क्षेत्रक एवं उनका वेटेज देख लेते हैं। ये क्षेत्रक हैं, इनको कोर इंडस्ट्रीज से कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है फिर 8 है, तो ये क्षेत्रक हैं और वह कोर इंडस्ट्रीज हैं, जो प्रमुख उद्योग हैं वह 8 हैं। ठीक, विभिन्न क्षेत्रक एवं उनका वेटेज, तो माइनिंग का वेटेज है 14.37%, मैन्युफैक्चरिंग का है 77.63% और इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युतिकी का है 7.9%। अब ये जो परसेंटेज है वो लिया किस आधार पे गया है? तो ये जीबीए के आधार पे लिया गया है, जीडीपी के आधार पे नहीं लिया गया है, जीबीए के आधार पे लिया गया है। जीबीए का कॉन्सेप्ट हम लोग एक अलग लेक्चर में जीडीपी और जीबीए का डिफरेंस क्रिएट कैसे होता है और जीडीपी जीबीए में डिफरेंस क्या है, इसको दोनों को साथ समझते हुए समझेंगे कि जीबीए वास्तविकता में है क्या। ठीक, अब इसमें जो 8 सेक्टर हैं उसमें पहला सेक्टर है बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी, कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल, कोयला यानी कोल, सीमेंट, स्टील, रिफाइनरी उत्पाद, प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस और उर्वरक फर्टिलाइजर्स। 8 कोर उद्योगों को शामिल किया गया है। ठीक, जिनमें औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल वस्तुओं के वजन का लगभग 40% शामिल है। अभी हाल ही में जो इसके जो आंकड़े जारी हुए थे उनमें ये जो आंकड़े हैं मई 2020 और जून 2020 में, वह आंकड़े ये हैं। ये देखिए सब सेक्टर लगभग माइनस में जा रहे हैं, सिर्फ एक सेक्टर में ग्रोथ
इस वक्त देखी गई है वह ग्रोथ है फर्टिलाइजर्स में। मई 2020 में 7.5% और 4.2% जून 2020 में इसमें वृद्धि देखने को मिली। इसी वृद्धि पे शायद बवाल मचा हुआ है कि ये वृद्धि कैसे हो गई। ठीक, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, चूँकि NSO, NSSO, CSO, IIP ये सारे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि यह क्या है, यह बना कब। आप लोग देख रहे हैं कि UPPCS में एक ट्रेंड चेंज हुआ है कि वह लोग कभी कभी मंत्रालय की जो बनने की डेट है या बनने का वर्ष है वो पूछ देते हैं। जैसे कि 2018 के पेपर में पूछा था उन्होंने बाल विकास मंत्रालय के बारे में कि वह कब गठित हुआ था। हालांकि वो ऑप्शन गलत थे उसके, तो वह क्वेश्चन रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन हम लोगों को अब प्रिपेयर्ड रहना है कि किसी भी अन्य नए मंत्रालय के बारे में वह ना पूछ दें। तो 1999 में इस मंत्रालय का गठन हुआ था। ठीक, यह अस्तित्व में आया था सांख्यिकी विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के विलय के बाद। ठीक, इस मंत्रालय के दो विंग हैं, एक सांख्यिकी से संबंधित है, दूसरा कार्यक्रम कार्यान्वयन से संबंधित है। जो सांख्यिकी वाला है वो सांख्यिकी के कार्य करता है, तो उसमें CSO आ जाता है, NSSO आ जाता है और NSO आ जाता है। चूँकि NSO है वह CSO और NSSO के विलय के बाद बना है, तो NSO पे हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक, कार्यक्रम विंग में 3 प्रभाग हैं, अर्थात 20 पॉइंट प्रोग्राम, बुनियादी ढांचा निगरानी और परियोजना निगरानी, और जो तीसरा है वह है संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। ठीक, तो इसके जो 3 प्रभाग हैं कार्यक्रम कार्यान्वयन के, तो वो 20 पॉइंट प्रोग्राम, बुनियादी ढांचा निगरानी और परियोजना निगरानी, और संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। ठीक, कल के दिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि 20 पॉइंट प्रोग्राम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की पहल है, तो उत्तर आपका क्या होगा? उत्तर आपका होगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। चलिए बढ़ते हैं आगे। इन 2 विंग्स के अलावा भारत सरकार के एक रेजोल्यूशन के माध्यम से बनाया गया राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एक स्वायत्त संस्थान है। जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है NSO, वह एक स्वायत्त संस्थान है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान को, जो NSO है, उसको राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है संसद के एक अधिनियम के द्वारा। अब सीधा सीधा एक क्वेश्चन बनता है आप लोगों के लिए कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग भारत सरकार के एक अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। पहला कथन। दूसरा कथन अगर पूछा जाए कि यह भारतीय सांख्यिकी संस्थान राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, तो दोनों कथन सही होंगे या दोनों कथन गलत होंगे, या फिर इनमें से सिर्फ एक कथन सही होगा? तो इनमें से सिर्फ एक कथन सही होगा, वो होगा दूसरा, क्योंकि यह राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। और जो इसकी स्थापना हुई थी वह किसी अधिनियम के माध्यम से नहीं हुई थी, बल्कि एक संसद का एक रिजोल्यूशन लाया गया था। रिजोल्यूशन और अधिनियम में अंतर होता है। जो रिजोल्यूशन है एवं अधिनियम का अंतर हम लोग कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब सुर्खियाँ देख लेते हैं। सुर्खियों में छिपकली है, छिपकली की एक प्रजाति नेमैप्सिस। जो छिपकली की एक प्रजाति मिली है निमैस्पिस वंश से संबंधित है, पूर्वी घाट में खोजी गई है, और यह अब तक की सबसे छोटी छिपकली की प्रजाति है जो खोजी गई है। ठीक, UPSC बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाता है कि कहाँ पे वेस्टर्न घाट में एक्चुअली कहाँ पे मिली, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। बहुत सी चीज़ें हैं जो UPSC स्किप कर देती है, तो हम लोग भी स्किप कर देते हैं। जब ऐसे क्वेश्चन आने लगेंगे तो बाद में उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने लगेंगे। अभी फ़िलहाल UPSC जिन चीज़ों पे फोकस्ड है, हम लोगों को सिर्फ उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। हुओलोंग 1 चीन का पूरी तरह घरेलू स्तर पर बना न्यूक्लियर रिएक्टर। ये चीन का पूरी तरह घरेलू स्तर पर बना न्यूक्लियर रिएक्टर है जो चीन ने बनाया है। ठीक, पहले चूँकि क्या होता था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनका चीन साथ लेता था, सहारा लेता था, कुछ इक्विपमेंट वेस्टर्न कंट्रीज से लेता था और न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार करता था। अभी हाल ही में चीन ने घरेलू स्तर पे ये हुलोंग 1 न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया गया है। PCS में सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि हुलोंग 1 हाल ही में चर्चा में रहा हुलोंग 1 क्या है, तो चीन का घरेलू स्तर पर बनाया गया पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है ये। ठीक, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब वह नूर प्रथम पूछ सकते हैं तो हुलोंग 1 भी पूछ सकते हैं। ठीक, तो चलिए
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब तक के लिए अब हमें अलविदा कहने का मौका दीजिए और हम लोग आपकी तैयारी में ऐसे ही जुड़े रहेंगे। आप बस हमारा साथ देते रहिए, हम आपका साथ देते रहेंगे। धन्यवाद।